नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी ट्रिक पे। और जनरल नॉलेज के टॉपिक में आज मैं टॉप 20 प्रश्न की टॉप प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपसे, जिसमें प्रश्न सम्मिलित किए हैं काफ़ी सारी किताबों से। जो भी आप किताबें पढ़ रहे हैं, किसी पब्लिकेशन का, किसी राइटर का नाम नहीं लेना चाहता मैं यहाँ, लेकिन काफ़ी सारी किताबों से हमने यहाँ प्रश्न कलेक्ट किए हैं और आपकी जो भूतपूर्व परीक्षाएं हुई उनसे भी प्रश्न कलेक्ट किए हैं। काफ़ी सारे वीडियो बनेंगे इन प्रश्नों पे। आज के वीडियो में टॉप 20 टॉप प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपसे। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर कश्यप। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न है हमारा, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? लोहा, चांदी, तांबा, सोना। तो राइट आंसर है हमारा तांबा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कभी पूछा जाए आपसे, प्रश्न है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो राइट आंसर होगा हमारा तांबा। तांबा के बारे में जानते हैं। देखिए, अंग्रेजी में तांबा को कॉपर बोला जाता है। इसका रासायनिक चिन्ह Cu है, परमाणु संख्या 29 है और परमाणु भार 63.5 है। रासायनिक श्रृंखला संक्रमण धातु है, यानी कि संक्रमण तत्व है। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो राइट आंसर हमारा था तांबा। तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंग्रेजी में नाम होता है कॉपर। तांबे का रासायनिक चिन्ह है Cu। परमाणु संख्या है 29। परमाणु भार है 63.5। रासायनिक श्रृंखला है, संक्रमण धातु है ये, या संक्रमण तत्व भी इसे बोलते हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी कराऊंगा मैं फटाफट कराऊंगा। आप अगर वीडियो बीच में देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपका ज़रा टाइम ना लेते हुए फटाफट मैं आपको प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पे। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास में शुक्र, शनि, पृथ्वी, मंगल। प्रश्न एक बार फिर पढ़िए। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? प्रश्न है, ऑप्शन है हमारे पास में शुक्र, शनि, पृथ्वी या मंगल। राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर है शुक्र। देखिए, सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र होता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे शुक्र की। देखिए, आकार और द्रव्यमान में ये पृथ्वी के समान ही है। देखिए, पृथ्वी के समान ही दिखता है और अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। अगर प्रश्न आया आपके किसी एग्जाम में और कई एक बार पूछा भी गया है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो आप लगाइएगा आंसर शुक्र को, ठीक है ना। तो ये एक प्रश्न आपका ये भी बन रहा है। आकार व द्रव्यमान में ये पृथ्वी के समान है और अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, पॉइंट हमारा अगला है, शुक्र के वायुमंडलीय द्रव्यमान का 96.5% यानी 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड और शेष 3.5% यानी कि 3.5% का अधिकांश नाइट्रोजन है। यानी कि इसके कुल जो वायुमंडल है, कुल वातावरण है यहाँ का शुक्र का, जिसमें 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है और शेष जो 3.5% बचा उसमें भी अधिकतर मात्रा नाइट्रोजन की, यानी कि ऑक्सीजन का अस्तित्व बिल्कुल ना के बराबर ही है। तो इसीलिए जीवन की संभावना यहाँ कम है। बाकी सेम जो है आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी की तरह ही दिखता है, लेकिन इसका वायुमंडल जो है बिल्कुल पृथ्वी से अलग है। और बात करें, ये सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, तो ये इसे 224.65 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। यानी करीब करीब 225 दिनों में ये एक चक्कर सूर्य का लगा लेता है। यहाँ एक वर्ष यहाँ 225 दिनों का होता है, जबकि पृथ्वी पे 365 दिन लगते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? प्रश्न है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन है हमारे पास में लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न एक बार फिर से देखिएगा, ऑप्शन एक बार फिर से देखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन है हमारे पास में लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लाल बहादुर शास्त्री। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। कुछ पॉइंट्स देखेंगे। देखिए, ये नारा सबसे पहले 1965 के भारत पाक युद्ध, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1965 में युद्ध हुआ था, उस दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है ना। भारत पाकिस्तान का युद्ध जो 1965 में हुआ था, उस दौरान जो हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने ये नारा दिया। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहा जाता है। प्रश्न आया कि भारत का राष्ट्रीय नारा किसे कहते हैं? तो जय जवान किसान, जय जवान जय किसान, ये भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहा जाता है। ठीक है ना। जिसमें जवान एवं किसान के श्रम को दर्शाता है, जवान एवं श्रम, किसान के श्रम को दर्शाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चरक, चाणक्य या कौटिल्य, बीरबल या अकबर? राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी बोला जाता है। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चरक, चाणक्य, बीरबल या अकबर? तो राइट आंसर हमारा चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी बोला जाता है। कुछ पॉइंट्स देखेंगे अब इस प्रश्न पे। देखिए, चाणक्य जो हैं, इनका अनुमानतः 375 से 283 ईसा पूर्व ये रहे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और वे कौटिल्य नाम से भी विख्यात थे, और वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने नंदवंश का, जो नंद थे, नंदवंश, उसका नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है। देखिए, जो चाणक्य हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, और नंदवंश का नाश करने के लिए ही इन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी। और काफ़ी इस पे तो काफ़ी विस्तृत कहानी है ये, तो हमारा प्रश्न इतना विस्तृत नहीं है, तो अभी यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो इनका नाश करने के लिए ही इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य में ये गुण देखे थे, तो फिर इन्हें राजा इन्होंने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य को। आप सभी जानते होंगे इनकी कहानी। तो अगले देख लेते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? ऑप्शन है हमारे पास में 1811, 1911, 1847 या 1947। राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर है 1911 में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बना। कुछ पॉइंट्स देखेंगे। देखिए, दिल्ली में क्या क्या चीज़ है देखने लायक, और कौन कौन से प्रश्न इनसे बन सकते हैं। देखिए, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, राजपथ, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लौह स्तंभ, लाल किला, सफदरजंग का मकबरा, बिरला मंदिर, लाल किला, चांदनी चौक। देखिए, और भी बहुत सारे हो सकता है जो इतिहास के इम्पोर्टेंट चीज़ें रही होंगी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण जो भी बनती थी, मैं यहाँ पे सम्मिलित किया हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंट्स मैंने आपको दिए कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में, और दिल्ली में क्या क्या चीज़ें हैं। इनसे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। इंडिया गेट कभी पूछ लिया कहाँ है, तो दिल्ली में है, सभी को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है तो वो भी देख लें। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, राजपथ, जंतर मंतर, कुतुब मीनार,
लौह स्तंभ, लाल किला, सफदरजंग का मकबरा, बिरला मंदिर, लाल किला और चांदनी चौक, ये सब दिल्ली में ही है। ठीक है ना। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। प्रश्न है हमारा, दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है आइंस्टाइन, डार्विन, गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। गैलीलियो द्वारा जो है दूरबीन का आविष्कार किया गया। तो देखिए गैलीलियो गैलीली ये इनका पूरा नाम था और ये इटली के वैज्ञानिक थे। गैलीलियो गैलीली ये जो है इटली के वैज्ञानिक थे। वे एक महान आविष्कारक थे। ठीक है ना। और ये कब से कब तक रहे थे। 15 फरवरी 1565 से 8 जनवरी 1642 तक इनका जीवन काल रहा। ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो कौन थी। ऑप्शन है देखिए हमारे पास में कुछ ऑप्शन दिए हमने। ऑप्शन देखिए, सुचेता कृपलानी, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जी कौन थी। सुमित्रा कृपलानी, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर है। देखिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और कुछ देखिए भारत में प्रथम जो भी प्रश्न बनते हैं प्रथम महिला से रिलेटेड, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक नाम का कॉलम बना हुआ है। इस कॉलम में हमने नाम सम्मिलित करे हैं और ये वाला जो कॉलम है इसमें प्रथम उपलब्धियां हैं और ये थोड़ी अधिक जानकारी भी इसमें दी गई है। देखिए पहला हमारा नाम है, देखिए सभी लोग परिचित होंगे, माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी रही हैं प्रतिभा पाटिल, हमारे प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी ये रह चुकी हैं। कार्यकाल इनका 2007 से 12 तक था। ऐसे ही देखिए इंदिरा गांधी जी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, सभी जानते हैं आप। और ऐसे ही सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी। आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। कब से कब तक। 1947 से 49 तक। ठीक है ना, याद रखिएगा। और अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए सुचेता कृपलानी जो अभी प्रश्न है हम बता रहे हैं, तो ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की। कब से कब तक, 1943 से 1963 से 1967 तक, यानी कि 1963 से 1967 तक। ठीक। और आप सभी को पता होगा मीरा कुमार माननीय लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और किरण बेदी प्रथम महिला IPS अधिकारी हैं। और तेजस्विनी सावंत इन्होंने विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता विजेता हैं। हरिता कौर देओल ये भारतीय वायुसेना में प्रथम पायलट हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट थे, तो कुछ एक प्रश्न के साथ ही हमने काफ़ी सारे प्रश्न आपको बताए यहाँ पे, और इन्हें रट लीजिएगा। हो सकता है इनमें से काफ़ी ज़्यादा आपको पता भी होंगे, काफ़ी ऑप्शंस कोई नहीं बता रहा मैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है तो वो लोग ध्यान रख सकते हैं। एक नज़र में देखिए, फिर देखिएगा। देखिए प्रतिभा पाटिल हमारी पहली महिला राष्ट्रपति व राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। और बाकी सब आप एक नज़र में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंदिरा गांधी हमारी पहली
महिला प्रधानमंत्री, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल, सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं, और किरण बेदी प्रथम महिला भारतीय आरक्षी शेपा IPS अधिकारी हैं, और तेजस्विनी सावंत विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता की विजेता, हरिश्रिता कौर देओल ये भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, माइकल फिलिप्स, चार्ल्स डार्विन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। देखिए प्रश्न आ रहा है अगला। भारत में पहली रेल कहाँ चलाई गई थी? भारत में पहली रेल कहाँ चलाई गई थी? ऑप्शन है बम्बई से ठाणे तक, कलकत्ता से दिल्ली तक, दिल्ली से पंजाब तक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा बम्बई से ठाणे तक। और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई एवं ठाणे के मध्य चलाई गई, जिसमें करीब 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। करीब 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की बात करें तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई। अगर प्रश्न रेलवे में आता है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो मार्च 1905 में की गई। और आज़ाद भारत के बाद इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट हमारा ये भी बनता है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। और 31 मार्च 2000 तक के जो आंकड़े एकत्रित हुए थे, अभी 2020 के आंकड़े आने बाकी हैं। तो जो भी आंकड़े हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, 2017 तक के जो आंकड़े जारी किए गए थे अभी 2020 में आने बाकी हैं। तो 2017 तक की बात कर लेते हैं। 31 मार्च 2017 तक देश में कुल रेल मार्ग की लंबाई 67,368 किमी थी। और 31 मार्च 2017 तक देश में कुल रेलवे स्टेशनों की संख्या की बात करें तो ये 7,349 थी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न आ रहा है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, गोवा, मथुरा, अमृतसर। सभी को पता होगा ये कहाँ स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। और हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। ठीक, देखिए प्रश्न आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1949, 24 अक्टूबर 1948, 24 अक्टूबर 1947 या 24 अक्टूबर 1945। तो राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल सही है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और कुछ देखिए पॉइंट्स देखेंगे अब। देखिए संयुक्त राष्ट्र, जिसे कि इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस भी बोलते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में उल्लेख है। देखिए संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है और इसमें उल्लेख मिलता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करेगा और ये कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के बाद इसकी स्थापना हो गई। बात करें मुख्यालय की तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है? USA में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और वर्तमान में महासचिव की बात करें तो महासचिव अभी एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कुछ
पॉइंट्स भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा उसके बारे में, प्रश्न के बारे में एक्स्ट्रा से जानकारी आपको मिलती रहे, और कहीं से भी अगर प्रश्न वो आ जाए किसी भी प्रकार से तो आपको उसमें कठिनाई ना हो, कठिनाई का स्तर थोड़ा कम लगे। तो प्रयास अच्छा लगता रहे तो लाइक भी ठोकते रहिएगा बीच बीच में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आने वाले वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो। प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन कभी कभी इजी प्रश्न ज़्यादा धोखा दे जाते हैं, तो इजी प्रश्न भी देखने चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ या चीता? चार ऑप्शन हमने पढ़ दिए, राइट आंसर देखेंगे। राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, बाघ है। और देखिए कुछ और राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए पहला पॉइंट है राष्ट्रीय पक्षी के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी है मोर। बात करें राष्ट्रीय फल की, तो राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो ये है डॉल्फिन। और राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा मिला हुआ है बरगद को। और राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। कुछ लोग क्रिकेट लगा देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए, ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या राजस्थान। तो राइट आंसर है हमारा मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रश्न कराया था जिसमें दिल्ली की स्थापना के बारे में जिक्र था कि दिल्ली को कैपिटल का दर्जा कब मिला था, तो वो मैंने आपको बताया था। और उसमें बताया था दिल्ली में क्या क्या चीज़ें स्थित हैं, तो उसमें इंडिया गेट का भी जिक्र था, तो दिल्ली में इंडिया गेट भी है। तो आप यहाँ कन्फ्यूज ना हो जाइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में क्या अंतर है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पे है? ये आपका मुंबई में पड़ता है, और जो इंडिया गेट है वो आपका नई दिल्ली में पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर। तो 4 ऑप्शन हमने आपको पढ़ के सुना है, राइट आंसर लगाइए। राइट आंसर देखिए, चेक कीजिए। राइट आंसर आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और कुछ पॉइंट देखेंगे अब। देखिए एक कविताओं का संग्रह था गीतांजलि, जिसे बांग्ला में उच्चारण था जिसका गीतांजलि, गीतांजलि बांग्ला में उच्चारण इसका गीतांजलि था। तो गीतांजलि कविताओं का संग्रह है जिसके लिए उन्हें यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और गीतांजलि शब्द का अर्थ होता है गीत और अंजलि को मिलाकर ये गीतांजलि शब्द बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। एक बार देखिए पॉइंट्स फिर से पढ़िए। गीतांजलि कविताओं का संग्रह है जिसके लिए उन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि को मिलाकर बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। और भी देखिए रचना है इनकी, गीतांजलि, गोरा, घरे बायरे, जनगण मन, ये सभी जानते हैं हमारा राष्ट्रीय गान है। रविंद्र संगीत, ये भी रचना है। अमार सोनार बांग्ला, देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये बनता है, जो अमार सोनार बांग्ला है ये इनकी रचना बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो यहाँ पे 2-3 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रश्न बनने वाले हैं। देखिए भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, ये आपको पता ही है। और नोबेल पुरस्कार इनके लिए किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि जो कविताओं का संग्रह है
गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? ये 1913 में इन्हें मिला था। और जो इनकी एक रचना है अमार सोनार बांग्ला, तो ये रचना जो है वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो अगर प्रश्न आया कभी कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो उम्मीद है काफ़ी सारे ऑप्शन प्रश्न मैंने आपके क्लियर कराए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न आ रहा है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? देखिए राष्ट्रीय गान पे बात कर चुके, अब बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा। ऑप्शन है हमारे पास में बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर। तो चारों ऑप्शन हमने पढ़ लिए। राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया। कुछ पॉइंट्स देखेंगे। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है, और इनका जन्म 27 जून 1838 को हुआ था और 8 अप्रैल 1894 तक इनका जीवन काल रहा। तो प्रख्यात उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे। देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना उन्हीं के द्वारा की गई। तो वंदे मातरम आपको सभी को आता होगा। वंदे मातरम की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई। उम्मीद है कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न। देखिए प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन हैं? रामायण के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन हमारे पास में महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास या कबीरदास। तो राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर है महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो है रामायण की रचना हुई थी, रचयिता थे। और बात करें यहाँ पे महर्षि वेदव्यास की, तो महर्षि वेदव्यास द्वारा जो है महाभारत जो है लिखी गई। और सी ऑप्शन पे बात करें तुलसीदास द्वारा, तो तुलसीदास द्वारा क्या है रचित? तुलसीदास द्वारा जो है तुलसीकृत रामचरित मानस है। और डी ऑप्शन की बात करें कबीरदास की, तो कबीरदास द्वारा जो है उनकी वाणियों का संग्रह एक बीजक नामक ग्रंथ में इन्हें मिलता है, जिसमें जो है 3 मुख्य भाग हैं बीजक के, साखी, शबद, शबद को पद भी बोलते हैं, और रामायणी। तो एक ऑप्शन हमारा महर्षि वाल्मीकि बिल्कुल सही था रामायण के लिए। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। और महर्षि वेदव्यास, तुलसीदास, कबीरदास के भी बारे में आपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखे। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? राइट आंसर है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा या केरल। तो राइट आंसर है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। कुछ पॉइंट्स देखेंगे। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो एक पॉइंट आपका ये बना। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र किनारों के लिए अधिक प्रसिद्ध है, यानी समुद्र के किनारे यानी कि समुद्री बीच जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं गोवा के। और वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में गोवा के राज्यपाल जो हैं मृदुला सिन्हा हैं और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। ठीक है ना। तो ये साथ साथ आपका करंट अफेयर भी याद रखिएगा अभी। और काफ़ी जो है सुंदर राज्य है गोवा। और यहाँ पे मैंने गोवा के कुछ आपको पॉइंट्स क्लियर कराए। उम्मीद है ये प्रश्न सही से आपका हो गया होगा। और
देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? देखिए भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? चार ऑप्शन है, सन 1851, 1875, 1900 या 1919 में। तो राइट आंसर है सन 1900 में जो है भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। कुछ पॉइंट देखेंगे। देखिए जब ओलंपिक हुए थे तो भारत ने भाग लिया था उस टाइम पे। तो ओलंपिक में भारत ने सबसे पहले 1900 में भाग लिया था और इसमें भाग में कुल एक ही खिलाड़ी ने भाग लिया था। एकमात्र खिलाड़ी थे जिनका नाम था नॉर्मन फ्रीजार्ड, जो एंग्लो इंडियन के थे। इनके साथ जो है भारत ने भाग लिया था। एक ही खिलाड़ी थे, प्रतिनिधित्व में इनने एक ही खिलाड़ी नॉर्मन फ्रीजार्ड ने किया था। फिर उसके बाद जो दोबारा भारत ने भाग लिया था 1920 में, जिसमें 6 प्रतियोगी थे, 4 एथलीट थे और 2 पहलवान थे। ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर हुए। देखिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? पश्चिम बंगाल, केरल, सिक्किम या लक्षद्वीप। तो राइट आंसर हमारा केरल। देखिए केरला का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? ओणम। तो याद रखिएगा ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये है केरल का। कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है जो 10 दिनों तक चलता है। देखिए 10 दिनों तक ये चलने वाला त्यौहार है। ओणम के प्रत्येक घर, ओणम में जब त्यौहार होता है केरला में, ओणम मनाया जाता है तो प्रत्येक घर में के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से, देखिए फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनाई जाती हैं तथा पुरुषों द्वारा जो है नौका दौड़ जैसी खेलों का आयोजन किया जाता है। तो नौका दौड़ भी ओणम में होती है। तो यहाँ पे आके देखिए हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं और इस वीडियो में अच्छे लेवल के देखिए प्रश्न हमने समावेश किए थे। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा और जो भी आगे आने वाले मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें काफ़ी अच्छा मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत की है और अच्छा आपको क्वालिटी एजुकेशन मैं आपको उन वीडियो में दूंगा। तो वो सब अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अभी के लिए आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। प्रयास अच्छा लगा हो तो ये सब कीजिएगा आप अपनी ओर से। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, समय बहुमूल्य है, इसका सदुपयोग हमेशा करिएगा। थैंक यू वेरी